हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया था, हमने साइमन कमीशन तक पूरा कंप्लीट कवर कर लिया था। आज जो हम लोग देखेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एकदम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या था। देन हम लोग देखेंगे कि ऑल इंडिया फेडरेशन का क्रिएशन किस तरह से होता है। देन पावर का डिवीजन किस तरह से होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। कौन कौन से लिस्ट है, 3 लिस्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट लिस्ट आते हैं। तो डिटेल में हम लोग इसको कवर करेंगे। देन हमने सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। और इस हर टॉपिक को, जो कि provincial autonomy, diarchy at the center, bicameral legislature, फेडरल कोर्ट, इंडियन काउंसिल, फ्रेंचाइजी, रीऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे नीचे में। ठीक है, लास्टली हम लोग देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो इसका सबसे पहले देखेंगे कि इसका एम क्या था। एम था कि एन एक्ट टू मेक फर्दर प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट का मकसद था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और कुछ प्रोविजन को ऐड कर कर इसमें कुछ चेंजेस लाना। ठीक है, तो वो क्या चेंजेस है वो हम लोग आगे देखेंगे। टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या था कि इस पर भी पूरा कंट्रोल जो था, डायरेक्ट कंट्रोल था किसका, ब्रिटिश का। ठीक है, तो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश का था। इसको इनेक्ट यानी इसको पास किसके द्वारा किया गया था, तो यूके के पार्लियामेंट के द्वारा ही इसको पास किया गया था। यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के द्वारा ही इसे पास किया गया था। रॉयल एसेंट इसको कब मिला था, ठीक है, तो 24 जुलाई 1935 को इसको रॉयल एसेंट मिला था, मंजूरी इसको मिली थी। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कब से इसे लागू किया गया था इस एक्ट को, तो ये था 1 अप्रैल 1937। ठीक है, लगभग 2 साल के बाद इसको शुरुआत किया गया था। अब इसका स्टेटस क्या है, तो अब इसको रिपील्ड कर दिया गया। अब ये एक्ट, ठीक है, नहीं है, काम नहीं कर रहा है। कब रिपील्ड हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस एक्ट से पहले आपको इम्पोर्टेंट है कि आप ये दोनों एक्ट को भी डिटेल में देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा, आप कंपेयर कर पाएंगे। आखिर इस दो एक्ट को आप देखेंगे तब आप कंपेयर कर पाएंगे कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या चेंजेस हुए, क्योंकि इसी दोनों एक्ट का एक्सटेंट हम कह सकते हैं 1935 के एक्ट को, क्योंकि इसी इसी एक्ट में चेंजेस किया गया है, कुछ ऐड किया गया है, कुछ इसमें हटाया गया है इस एक्ट से, और नया एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर इस दोनों एक्ट को भी आप रेफर करें तो बहुत अच्छा होगा, आपको ये एक्ट और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बैकग्राउंड को देखेंगे। ठीक है, तो देयर वाज ए ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया बाय इंडियन लीडर्स। जो इंडियन लीडर्स थे उनको उनको बहुत ज्यादा डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए जाए। ठीक है, इंडिया सपोर्ट टू ब्रिटेन, क्योंकि इंडिया ने सपोर्ट किया था ब्रिटेन को फर्स्ट वर्ल्ड वार में। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में इंडिया ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था, और ऑल्सो एडेड इन ब्रिटिश एक्नोलॉजमेंट, और ब्रिटिश एक्नोलॉजमेंट किया था कि ऑफ द नीड ऑफ द इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री। सपोर्ट इसलिए किया गया था कि उन्होंने ब्रिटिश के सामने डिमांड रखा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा कंट्री के, जो लोग, जो लीडर्स होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, उसमें इंडियंस का जो मेंबरशिप है उसको और बढ़ाया जाए, इंडियन मेंबर्स को और इसमें इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो द एक्ट, ये जो एक्ट है ये बेस्ड है किस पर, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बेस्ड है, रिकमेंडेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर ये बेस्ड है, साथ ही साथ द व्हाइट पेपर जो कि पब्लिश किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन 1933 पर, इस पर ये बेस्ड है। और ये बेस्ड किस पर है ये व्हाइट पेपर, तो जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पर ये व्हाइट पेपर बेस्ड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को में ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स के आधार पर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बुनियाद रखी गई थी। और इसमें जॉइंट सेलेक्ट कमीशंस का भी रिपोर्ट इसको भी इसमें रिकमेंड किया गया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन मैंने कवर ऑलरेडी करा दिया है लास्ट वीडियो में।
अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से ऑल इंडिया फेडरेशन का क्रिएशन होता है। तो दिस फेडरेशन वाज टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन का जो क्रिएशन होता है ये ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट पर होता है, ठीक है। और द प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया वुड हैव टू ज्वाइन द फेडरेशन बट दिस वाज नॉट कंपल्सरी फॉर द प्रिंसली स्टेट। ये जो प्रोविजन है ये ब्रिटिश इंडिया को तो ज्वाइन करना है इस फेडरेशन में, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट है ये इस पर कंपलसरी नहीं है कि इसे ज्वाइन करना ही है। यानी कि दो पार्टी, एक तो ब्रिटिश इंडिया है और एक तरफ है प्रिंसली स्टेट। इस फेडरेशन जो क्रिएट हुआ है, ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है, इसमें ब्रिटिश इंडिया को तो पार्ट लेना कंपलसरी है लेकिन प्रिंसली स्टेट को पार्ट लेना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दिस फेडरेशन नेवर मेटेरियलाइज्ड, ये कभी मेटेरियलाइज नहीं किया गया बिकॉज क्यों ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट। इसको कभी भी मेटेरियलाइज नहीं किया गया, कारण ये था कि जो सपोर्ट मिलना था प्रिंसली स्टेट से, जितना रिक्वायर था उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया क्योंकि लैक था सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी नहीं था प्रिंसली स्टेट के लिए। तो जिन्होंने ज्वाइन करना था किया, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करना था उन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो ये सब बातें थी क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन को लेकर, ठीक है। अब है कि हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का किस तरह से उसमें पावर का डिवीजन हमें देखने को मिलता है। तो दिस एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। ये जो एक्ट है ये डिसाइड करता है कि सेंटर और प्रोविंस के बीच में किस तरह से पावर का डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से तीन लिस्ट यहाँ पे पास किए जाते हैं, तीन सब्जेक्ट लिस्ट पास किए जाते हैं, तीन लिस्ट होते हैं। पहला लिस्ट होता है फेडरल लिस्ट, जिसको कि सेंटर लिस्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है प्रोविंशियल लिस्ट, जिसको प्रोविंसेस भी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट, जो कि दोनों होता है सेंटर और प्रोविंसेस दोनों का कंट्रोल इस लिस्ट पर होता है, ठीक है। फेडरल लिस्ट में होता है कि सिर्फ सेंटर ही उस पर डिसीजन ले सकता है। प्रोविंशियल लिस्ट में होता है कि प्रोविंस ही उस पर फाइनल डिसीजन दे सकता है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिस पर कि दोनों मिलकर ही उस पर डिसीजन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि द वाइसरॉय वाज वेस्टेड विथ रेसिडुअल पावर। और जो वाइसरॉय है उन पर जो भी इसके अलावा जो भी पावर्स थे, इस लिस्ट के अलावा जो भी एक्स्ट्रा जो अदर मिसलेनियस जो पावर थे यानी रेसिडुअल पावर जो थे, वो किस पर वेस्टेड थे, यानी उस पर फैसला कौन लेने का अधिकार किस पर था, वो था वाइसरॉय पर था, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और क्वेश्चन भी ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं इस एक्ट के माध्यम से। तो सबसे पहला है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। द एक्ट गेव मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, ठीक है। मोर ऑटोनॉमी यानी कि प्रोविंस को इसने और ज्यादा पावर दी है, ठीक है। इस प्रोविंस को भी ज्यादा पावर दी है, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की है, ठीक है। डायरची वाज एबॉलिश्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। और जो डायरची यानी डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको एबॉलिश कर दिया गया प्रोविंशियल लेवल पर, यह भी हुआ चेंजेस। और द गवर्नर वाज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो कौन होगा, वो होगा गवर्नर होगा, ठीक है। देयर वॉज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर का ग्रुप होगा जो कि इन्हें एडवाइस करने का काम करेगा। द मिनिस्टर वॉज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर हु कंट्रोल्ड देम, ठीक है। और जो मिनिस्टर होंगे वही रेस्पॉन्सिबल होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के और उसे कंट्रोल करने के। द लेजिस्लेचर कुड ऑल्सो रिमूव द मिनिस्टर। और जो लेजिस्लेचर होगा वो मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकता है। However, the governor still retained special reserve power। लेकिन अभी भी गवर्नर के पास कुछ रिजर्व पावर होते हैं जो सिर्फ गवर्नर ही उस पर फैसला कर सकता है, ठीक है। द ब्रिटिश ऑथोरिटीज कुड स्टिल सस्पेंड ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन ब्रिटिश ऑथोरिटीज के पास अभी भी पावर है कि वो अभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकता है। तो ये सारी बातें थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी
ठीक है, ये सारी बातें थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से लेकर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिस पर हमें डिस्कशन करना है वो है डायरकी एट द सेंटर, यानी सेंटर में अभी भी डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम है, तो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो डायरकी एट द सेंटर, फर्स्ट है कि द सब्जेक्ट्स अंडर द फेडरल लिस्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू। जो ये फेडरल लिस्ट है, यानी ये जो 3 लिस्ट पास हुए ना, जिसमें फेडरल लिस्ट है, इसमें सिर्फ सेंटर का अधिकार है, सेंटर ही उस पर फैसला ले सकता है। तो इस फेडरल लिस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है रिजर्व लिस्ट और एक है ट्रांसफर्ड लिस्ट। ठीक है, तो द रिजर्व लिस्ट वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर जनरल। जो रिजर्व लिस्ट है उस पर किसका कंट्रोल होगा? गवर्नर जनरल का। हु एडमिनिस्ट who administered them with the help of 3 counselors appointed by him। जो ये रिजर्व लिस्ट है उस पर गवर्नर जनरल का कंट्रोल होगा, लेकिन उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, चलाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए 3 काउंसिलर को अपॉइंट किया गया है, वो भी गवर्नर जनरल के द्वारा ही अपॉइंट किया गया है। ठीक है, दे वेर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेकिन वो लेजिस्लेचर पर किसी तरह का उस पर उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। दिस सब्जेक्ट्स, और ये जो है जो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है, इस पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे? जैसे डिफेंस को लेकर, एक्लेस्टियल अफेयर्स को लेकर, यानी चर्च रिलेटेड जो भी मामले होंगे उस पर, एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर, प्रेस को लेकर, पुलिस को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, जस्टिस को लेकर, पावर रिसोर्सेज से लेकर और ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड, इन सभी सब्जेक्ट जो है वो रिजर्व लिस्ट में रखे गए हैं। ठीक है, जिस पर की कंट्रोल किसका होगा? गवर्नर जनरल का होगा, और उसको हेल्प करने के लिए 3 काउंसलर को उनके द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबल इनकर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो कि एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा, ये भी गवर्नर जनरल के द्वारा ही एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, नॉट मोर देन 10, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर का ग्रुप होगा, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं होगा। द काउंसिल हैड टू एक्ट इन कॉन्फिडेंस विद द लेजिस्लेचर, और जो काउंसिल है वो एक्ट करेगा लेजिस्लेचर को कॉन्फिडेंस में लेकर। ठीक है, लेजिस्लेचर से रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट्स में नहीं था, लेकिन ट्रांसफर्ड में है। द सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट इंक्लूड, इसको कौन कौन से रिलेटेड होंगे? जैसे लोकल गवर्नमेंट से लेकर, फॉरेस्ट से लेकर, एजुकेशन से लेकर और हेल्थ से लेकर जो भी मामले होंगे वो होंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर। However, the गवर्नर जनरल हैड स्पेशल पावर, गवर्नमेंट जनरल के पास स्पेशल पावर है कि वो इंटरफेयर कर सकता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में भी। सब्जेक्ट रिजर्व में तो है ही, रिजर्व सब्जेक्ट में तो उनका फुल्ली कंट्रोल है, लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में भी वो पूरी तरह से इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, तो यही है डायरची एट द सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय कैमरल लेजिस्लेचर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेकर, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में क्या क्या हुए हैं। तो एक बाय कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर वुड बी एब्लिश्ड। बाय कैमरल जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसको भी एस्टेब्लिश किया गया यहाँ पे, जिसमें कि क्या है, 2 हाउसेस का डेवलप हुआ, वेयर द फेडरल असेंबली, जिसको कि लोअर हाउस बोला गया। 2 हाउसेस कौन कौन से हैं? फेडरल असेंबली, जिसको कि लोअर हाउस बोला गया, और द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको कि अपर हाउस बोला गया। ठीक है, 2 हाउसेस का यहाँ पे बनाया गया। द फेडरल असेंबली हैड ए टर्म ऑफ 5 ईयर। जो फेडरल असेंबली यानी लोअर हाउस है, इसका टर्म कितना समय तक होगा? 5 ईयर्स का होगा। ठीक है, लेकिन बोथ हाउसेस हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट ऑल्सो, लेकिन दोनों हाउसेस में प्रिंसली स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स एंड नॉट इलेक्टेड। लेकिन प्रिंसली स्टेट से मेंबर्स तो होंगे, लेकिन उनको नॉमिनेट किया जाएगा रूलर के द्वारा, जो उस समय रूल कर रहा है उसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। उसको इलेक्टेड नॉट इलेक्टेड, यानी कि इलेक्शन के द्वारा उसको चुना नहीं जाएगा। ठीक है, उसको नॉमिनेट किया जाएगा रूलर के द्वारा डायरेक्टली, किसी तरह के इलेक्शन के द्वारा उसे नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वेयर टू बी इलेक्टेड, लेकिन ब्रिटिश इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको इलेक्ट यहाँ पे किया जाएगा। आई बात समझ में?
और कुछ को क्या है कि सम वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, और कुछ को गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। यानी कि दोनों हाउसेस में क्या है, प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये बात क्लियर है। प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको नॉमिनेट डायरेक्टली रूलर के द्वारा किया जाएगा, इलेक्शन के द्वारा नहीं होगा। और ब्रिटिश इंडिया से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लेकिन उनको इलेक्शन के द्वारा यानी इलेक्ट करके ही चुना जाएगा। और कुछ जो मेंबर होंगे जिसको कि गवर्नर जनरल के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाएगा। जो बाय कैमरल लेजिस्लेचर है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, कुछ ही प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया, बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में, बिहार में, आसाम में और यूनाइटेड प्रोविंस में। ठीक है, तो ये था बाय कैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट में क्या है देख लेते हैं हम लोग, क्लियर है। अब फेडरल कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड एट दिल्ली, दिल्ली में इसे इस्टेब्लिश किया गया था फेडरल कोर्ट, फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंसेस एंड आल्सो बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस। जो फेडरल कोर्ट है उसको दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम था कि जो भी डिस्प्यूट होगा प्रोविंसेस के बीच में, ठीक है, कई सारे प्रोविंस थे, ठीक है, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंस, तो जितने ही प्रोविंस अगर इनका आपस में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे बंगाल का मद्रास से हो गया या बॉम्बे का मद्रास से हो गया, बॉम्बे का बंगाल, बिहार, किसी से भी एक दूसरे से, अगर किसी से भी यूनाइटेड प्रोविंस से, अगर आसाम से हो गया, तो इसके बीच का डिस्प्यूट का जो रिजोल्यूशन है वो इस फेडरल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और सेंटर और प्रोविंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसका भी जो सॉल्यूशन है इसको भी रिजोल्व करने का काम कौन करेगा, फेडरल कोर्ट ही करेगा। इट वॉज टू हैव वन चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 6 जजेस। इसमें जो है एक ही चीफ जस्टिस होगा और 6 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 जजेस ही होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था फेडरल कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियन काउंसिल के बारे में। इंडियन काउंसिल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इंडियन काउंसिल, द इंडियन काउंसिल वाज एबॉलिश्ड। इंडियन काउंसिल को तो एबॉलिश ही कर दिया गया, इसको खत्म ही कर दिया गया। और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वुड बी इन इंस्टीड हैव ए टीम ऑफ एडवाइजर। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास अभी भी जो एडवाइजर की टीम उसके पास अभी भी है। ठीक है, और इंडियन काउंसिल को तो एबॉलिश ही कर दिया गया। उसके बाद है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज क्या है कि दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्रेंचाइजी का मतलब है कि इंडिया में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि जो जो मान लो कि ये दो, या मान लो ये 2 या 3 कैंडिडेट है, इसको या इंडिया की पब्लिक अब डायरेक्ट इलेक्शन से इसको चुन सकती है कि हमको इसको चुनना है, इसको चुनना है या इसको चुनना है। तो डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है कि रीऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, यानी सिंध वाज कार्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सिंध जो है उसको क्राइव्ड कर दिया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट कर दिया गया, यानी बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बर्मा वाज सर्व्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया, बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया, यानी आज का जो म्यांमार है पहले उसे बर्मा ही बोला जाता था। एडन वाज आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, एडन को भी इंडिया से अलग कर दिया गया एंड मेड इनटू ए क्राउन कॉलोनी, और उसको क्राउन कॉलोनी ही बना दिया गया, यानी ब्रिटिश के अंदर ही वो आ गया। ठीक है, अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या अदर पॉइंट्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमें देखने को मिलता है। The British Parliament retained in its supremacy over the Indian legislature, both provincial and federal। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अभी भी अपनी सुपरमेशी को रखा है दोनों में, दोनों प्रोविंसेस में, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो फेडरल लेजिस्लेचर हो, दोनों में ही आखिर सुपरमेशी यानी लास्ट फैसला जो किया जाएगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, अब फेडरल रेलवे अथॉरिटी वाज सेट अप टू कंट्रोल इंडियन रेलवेज, और इंडियन रेलवेज को कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी सेटअप किया गया, फेडरल रेलवे अथॉरिटी को सेटअप किया गया यहाँ पे। ठीक है, इंडियन रेलवेज को कंट्रोल करने के लिए।
और नेक्स्ट है कि द एक्ट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, क्या क्या और एस्टेब्लिश किया गया, फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फेडरल, प्रोविंशियल, ये सब सर्विस कमीशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। Act was a milestone the development of responsible constitutional government in India। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया को डेवलप करने का काम इसी एक्ट के द्वारा किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was replaced by the Constitution of India after independence। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी जो पॉइंट्स है वो डायरेक्टली इस एक्ट के द्वारा ही ली गई है। ठीक है, इंडियन लीडर्स वाज नॉट enthusiastic about the act since despite granting provincial autonomy the governors and the viceroy had considerable special power। और वाइसरॉय के पास जो है वो स्पेशल पावर था, गवर्नर के पास जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। ठीक है, तो पहले ही हमने डिस्कस किया है। Separate communal electorates were also measures through which the British wanted to ensure the Congress party could never rule its own। जो कांग्रेस पार्टी वो कभी भी अपने से उसको रूल करने नहीं दिया गया, ब्रिटिश वांटेड ये इंश्योर करना चाहते थे। ठीक है, इट वाज आल्सो ए वे टू कीप द पीपुल डिवाइडेड। इसका मकसद यही था कि पीपुल को किसी तरह से डिवाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स थी जो यहाँ पे क्लियर हुई कि आखिर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं इस एक्ट के द्वारा। साथ ही कुछ अदर जो पॉइंट्स है उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको ये एक्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अब इसके बाद इस सेशन को देखने के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, आपको ये हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह के कोई पॉइंट में अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाकर उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आता है तो मस्ट लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।